नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और पहले चरण में बृहस्पतिवार को 121 सीटों पर लगभग 65% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि राज्य की चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। और इस ऐतिहासिक मतदान ने लगभग 20 सालों की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन और विपक्ष इंडिया गठबंधन के बीच सुशासन बना सबको नौकरी की जंग का निर्णायक मोड़ पर ला सकता है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोगों से आग्रह किया है कि 11 नवंबर को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें। सीएम नीतीश कुमार ने मतदान के अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद। पिछले सालों में बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है और अब समय है कि बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने है। लोकतंत्र में मतदान सिर्फ हमारे अधिकार ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार के लोगों से आग्रह है कि आने वाले 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें ताकि बिहार और आगे बढ़े, सबका सम्मान हो और सबका विकास हो। कि बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और इस दौरान पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग हुई है और अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। इसके साथ ही आज ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ रैली कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। गुरुवार को पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और इसके बाद अब सभी दलों का पूरा जोर दूसरे चरण के लिए लग चुका है। तो वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को भी उनके वादों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात भी नहीं करती। बिहार की जनता ने, युवाओं ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारों को खारिज कर दिया है। आप याद रखिए, जब आप नीतीश कुमार को यहां मौका दिए, उनके कार्यकाल के शुरुआत 9 साल दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में बैठे इन लोगों ने दिन रात एक ही काम किया, बिहार से बदला लेना, और उन्होंने लगातार बिहार के विकास में बाधा डाली और नीतीश कुमार को काम करने से रोका। 2014 में जब बिहार में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी तो हमने बिहार के विकास के लिए 3 गुना ज़्यादा पैसा दिया। पिछले कुछ सालों में बिहार में लाखों भर्तियां हुई। ये भर्तियां पूरी ईमानदारी से की गई है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। ये वो लोग हैं जो नौकरियों के बदले जमीन अपने नाम करवा लेते हैं। ये खेल खेला गया है, कोर्ट ने भी माना है और आज ये जमानत पर बाहर हैं। ये जंगल राज के लोग जमानत पर बाहर हैं। ये आरजेडी कांग्रेस के लोग बिहार के युवाओं को कभी नौकरी नहीं देंगे। और इस दौरान उन्होंने किस तरह से आरजेडी को घेरा है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगाबाद में कई तरह के कटाक्ष किए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जंगल राज के लोग जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि लालू यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आरजेडी कांग्रेस के लोग बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में जनसभा किया और इस जनसभा के दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को जमकर घेरा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक जमाने में पूरा जमुई लाल खून और लाल आतंक से सना हुआ था। यही नक्सलवादियों ने अपना अड्डा बना रखा था और इस क्षेत्र में उनका कब्जा था। 150 नक्सलियों में धनबाद पटना एक्सप्रेसवे को हाईजैक किया और 3 यात्रियों की जान ले ली थी। गया, औरंगाबाद और जमुई में इनका ही दबदबा था। ये मोदी जी का ही काम है कि उन्होंने पूरे बिहार में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। वहीं अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों, पुलों और साथ ही कई कारखानों, चीनी मिलों का एक बुनियादी ढांचा तैयार किया और अगले 5 साल बिहार के पूरे तरह से विकसित बनाने पर केंद्रित है। हम राज्य में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। अगर हम जीतते हैं तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे। अगर लालू के बेटे जीतते हैं तो वो अपहरण का एक नया विभाग खोलेंगे। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से लालू परिवार को घेरा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ का चोर मारा गांव जो हमारे मुंगेर जमुई बॉर्डर पर है, 25 साल के बाद नक्सल मुक्त। लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए और इसने, ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लखनऊ में हैं। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है और इस मुलाकात में आजम के बेटे अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि ना जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझा विरासत है। पूर्व मंत्री आजम खां और अखिलेश यादव की मुलाकात से यूपी का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आजम खां के जेल से छूटने के बाद वो अखिलेश यादव से दूसरी बार मिले। आजम खां ने मीडिया को बताया कि अखिलेश यादव और मैं यही बात आपस में करते हैं कि जैसी इंसाफी मेरे साथ हुई ऐसा किसी और के साथ ना हो। लोगों को अदालतों से न्याय मिले। जो एजेंसी मेरे केस की जांच कर रही है वो न्याय करे मेरे साथ, मेरे मिलने वालों के साथ और मेरी बनाई जौहर अली यूनिवर्सिटी के साथ जो किया गया है वो किसी के साथ ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लखनऊ आया था तो इसीलिए अखिलेश यादव से मिलने आ गया। और इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो सुनते हैं। मेरे आ जाने का असल मंशा यही था कि हम ये साबित कर सकें कि इतना जुल्म सहने के बावजूद, इतनी ऐतिहासिक नाइंसाफ़ी के बावजूद अभी कुछ लोग इस धरती पर ऐसे जिंदा हैं और रहेंगे जिनकी क़ुव्वत बर्दाश्त किसी पत्थर और किसी पहाड़ से भी ज़्यादा है। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ, हमारे शहर के साथ, जिनमें आज भी जेलों में हैं हमारे साथी लोग,
ऊपर लगा हुआ है मेरे। उनकी दास्तान लेकर हम आज आए थे और जब भी हम आपस में मिलते हैं हम कहाँ से नीचे कर ले भाई? तो हम अपनी बात कम करते हैं, उन वाकयात को, उन दर्द भरे लम्हों को याद दिलाकर गवाह बनाते हैं ताकि हमारे बाद की पीढ़ियां ये याद रखें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ था। मेरे आज चलिए हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं सपा से विधायक हैं आर.ए. उस्मानी जी और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है आजम खां से, राजनीतिक हलचल तो बहुत तेज हो गई है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये मुलाकातें जो हैं ये हुआ करती हैं जी, और आजम खान साहब जो है हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं जी, और जो है तो ये तो मुलाकातें हुआ ही करती हैं। बिल्कुल मुलाकातें तो हुआ ही करती हैं, पर अखिलेश यादव ने जो पोस्ट साझा किया है वो बहुत कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? क्योंकि एजेंसियों को भी इन्होंने घेरा है कि जिस तरह से हमारा केस चल रहा है वैसा ना केस चले, न्याय मिले सबको। क्योंकि उनका जो ट्वीट है वो बहुत कुछ कह रहा है, बिना बोले ही बहुत कुछ अपने आप में बोल रहा है। देखिए ऐसा है ना कि जो ये जो न्याय करने वाली संस्थाएं हैं जी, तो वो अपने हिसाब से न्याय करेंगी, अपने टाइम से न्याय करेंगी, उसमें कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो ये मेल मिलाप है ये हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पूरे देश की 3 नंबर की बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है। जी जी, हम उनको बधाई देते हैं और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पदाधिकारियों का बड़ा सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आजम खान साहब नंबर 2 के मंत्री थे उनके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है तो वो किसी से छुपा नहीं है। कहीं ये तस्वीरें 2027 के लिए तो नहीं है? तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। जी देखिए, ऐसा है ना, वो तो हमारी पार्टी के नेशनल लीडर हैं भाई। तो मतलब मान लें कि 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम लोगों की 27 की तैयारियां क्या 24 से ही शुरू हो गई थी। 24 में ही जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने धूल चटाने का काम किया था, 45 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में जो हमारा इंडिया गठबंधन था वो 1 नंबर का गठबंधन बन गया, और 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बन गई। तो हम लोग तो 24 में जीत चुके हैं, भाजपा को 2 नंबर पे पहुंचा दिया, और 27 में भी भाजपा 2 नंबर पे 3 नंबर पे पहुंचने का काम करेंगे, पहुंचाने का। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दें कि अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात हुई है और इस दौरान यूपी की सियासत अब तेज होती जा रही है। 2027 को लेकर अब कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें 2027 की तरफ रुख कर रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इस दौरान कई एजेंसियों को भी घेरा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर है कि आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एससीडी को 8 हफ्तों की डेडलाइन देते हुए कहा है कि रेलवे स्टेशन और अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्ते हटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों और परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर होम में
डालने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोबारा प्रवेश ना कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द अधिकतम 8 हफ्ते के भीतर पर्याप्त बाड़ा बनाया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अधिकारी नियुक्त भी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, बस अड्डों, सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी किया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अदालत के निर्देशों और इसके साथ ही रिपोर्ट के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक हलफनामा दायर करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला लिया है और इसके साथ ही सार्वजनिक जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर में डालने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में राज्यों को भी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। कुत्तों का लगातार देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते की डेडलाइन दी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एडवोकेट अश्वनी दुबे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है आवारा कुत्तों को लेकर, क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत ही आवश्यक ऑर्डर जरूरी था और बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। पूरे देश में इसकी जरूरत थी। इस देश में स्कूली बच्चों को कुत्तों के द्वारा काट दिया जाता था और जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो बिल्कुल कहते थे कि कुछ ना कुछ छेड़ा होगा। यानी स्कूली बच्चे, एल्डर्स, मॉर्निंग वॉकर्स, लोग जो जा रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, डिलीवरी बॉयज, आम आदमी, सबको ये जो स्ट्रे डॉग्स थे वो स्ट्रे डॉग्स काटते थे। और जब भी प्रोटेक्शन की बात आती थी तो जो डॉग लवर्स हैं वो डॉग लवर्स जिनको काटते थे, जो विक्टिम से ही लड़ने लगते थे। कोर्ट का ये डायरेक्शन कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं वो इंश्योर करें कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन, हर जगह से इनको जो डेसिग्नेटेड डॉग शेल्टर से वहां भेजा जाए और वो त्वरित स्तर पर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से डॉग मीनेस बढ़ा वो एक आवश्यकता थी उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशियल गाइडलाइन हो। क्योंकि जब कभी भी कोई उनको हटाने की बात करता था तो लोग जो है, जो डॉग लवर्स थे वो डॉग लवर्स आ करके उनको प्रोटेक्ट करने लगते थे डॉग्स को। तो उसके लिए ये जरूरी था। बहुत ही बैलेंस ऑर्डर है और मैं समझता हूँ कि डॉग बाइट इंसिडेंट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मीनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का पहले भी जो फैसला आया था उसको लेकर भी जो डॉग लवर्स थे वो सड़कों पर आ गए थे और इस बार भी लग रहा है कि डॉग लवर्स फिर सड़कों पर आ सकते हैं। डॉग लवर्स को लेकर अगर हम बात की जाए तो ये बार बार सड़कों पर आ रहे हैं। हालांकि ये सही नहीं है क्योंकि जो कुत्ते हैं बुजुर्गों को काट ले रहे हैं, बच्चों को काट ले रहे हैं। तो डॉग लवर्स के अगर हम बात करें तो इन्हें किस हिसाब से क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? देखिए, हर किसी का प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोर्ट्स हमेशा बैलेंस मेंटेन करती हैं। कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि सारे डॉग्स को हटाओ। उन्होंने कहा शेल्टर होम में, जो शेल्टर होम में ज्यादा अच्छे से उनकी केयर हो सकती। कैसे कि डॉग एक जगह रहेंगे, किसी डॉग को कोई प्रॉब्लम होगी तो रेबीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी इंजेक्शन की, वो मिल सकता है, खाना भी मिल सकता है। और ये डॉग लवर्स को हर जगह, माने एक ही जगह पर बहुत सारे कुत्ते मिल जाएंगे देखभाल करने की जी। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उनको गली गली, सड़क सड़क जाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ियों से जहाँ शेल्टर होम है, शेल्टर होम पहुंचे, बहुत सारे डॉग्स मिलेंगे उनको खाना खिलाने के लिए, सबको खाना खिलाया, उनके साथ बैठे घंटों तक और फिर वापस आ गए। तो ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। उनको डॉग लवर्स को बजाय ये 4-4, 5-5 डॉग्स को खिलाने से बहुत सारे डॉग्स मिलेंगे डॉग शेल्टर होम में, उनको शेल्टर होम भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है, जहां पर सार्वजनिक स्थानों से अब कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग कैप्टन सुमित के पिता द्वारा दायर याचिका पर केंद्र डीजीसीए और अन्य को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे में पायलट इन कमांड थे और इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। और इसके साथ ही बता दें आपको कि इंडिया
बोइंग 7878 के ड्रीमलाइन विमान की दुर्घटना को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में निष्पक्ष, पारदर्शिता और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन आपको ये बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भारत के कोई भी यहाँ पर नहीं मानता कि ये पायलट की गलती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमल्य बागची के बेंच में ये अहम सुनवाई की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति और साथ ही यहां पर बता दें आपको कि महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही थी। और इसके साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये खुशी का दिन है, महिला टीम ने विश्व कप जीता है। पहले हम विश्व कप को कुछ ही देशों में जाते हुए देखते थे, लेकिन आपने सब कुछ बदल दिया और विश्व कप को घर ले आए। आपने इतिहास रच दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सभी के लिए, पूरा देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी महिला टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप जीता है। 2017 में हम वहां पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए, इसलिए सभी भारतीयों को हम पर बहुत गर्व है। आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने महाराष्ट्र की खिलाड़ियों स्मृति जोमिम और साथ ही राधा यादव और कोच अमोल मजूमदार को सम्मानित किया। हमारी महाराष्ट्र सरकार का निर्णय है कि जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदर्शन करता है तो हम उसे 2.25 करोड़ और कोच को 25 लाख देते हैं। हमने वो भी दिया है। हमने यहाँ उनके और अन्य प्रशिक्षकों को भी 11 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने देश और महाराष्ट्र का जो गौरव बढ़ाया है वो हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 3 नए सैन्य ठिकाने स्थापित किए हैं। सुरक्षा की माने तो मिली जानकारी के अनुसार ये ठिकाना बामुनी, किशनगंज और साथ ही चोपड़ा में बनाया गया है। सभी संस्था और साथ ही ये सभी स्थान बांग्लादेश सीमा के करीब और सामरिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये कदम पिछले दिनों पाकिस्तान के जो जनरल हैं साहिर शमशाबाद मिर्जा के बांग्लादेश यात्रा के बाद बड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच उठी है। पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मुखिया मिर्जा 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 24 अक्टूबर को बांग्लादेश पहुंचे थे और इस दौरे में उन्होंने बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकर उज जामा से मुलाकात की थी और सैन्य सहयोग गहरा करने की बातचीत की थी। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की थी। यूनुस ने मिर्जा को आर्ट ऑफ टाइम्स नाम की एक किताब भेंट की थी, जिसके कवर पेज पर छपे नक्शे में पूर्वोत्तर के हिस्से को बांग्लादेश का भाग दिखाया गया था। बांग्लादेश के इस कदम के बाद से देश भर में असंतोष था। दुनिया भर में आज लाखों लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। भारत में भी कैंसर के काफ़ी मरीज हैं और ऐसे में कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचानना और उपचार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ाई सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि शरीर, मन और जीवन शैली तीनों के संतुलन से जीती जा सकती है। आयुष मंत्रालय की माने तो नेचुरोथेरेपी और योग कैंसर के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन से ये साबित हुआ कि अगर कैंसर के इलाज में योग, नेचुरोपैथी और साथ ही खान-पान शामिल हो तो मरीजों की हालत में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। और ये अध्याय 18 महीनों तक 116 कैंसर यानी कि स्टेज 2 और 3 के मरीजों पर किया गया है। इसमें 2 समूह बनाए गए। एक समूह को केवल कीमोथेरेपी और साथ ही सामान्य मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया, जबकि दूसरे समूह को कीमोथेरेपी के साथ साथ कई थेरेपी, योगा के साथ आहार भी दिया गया। नतीजा चौंकाने वाला रहा। जिन मरीजों ने योग और थेरेपी अपनाई थी उसके बाद से खून में हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ी, जिससे उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती गई। इसके अलावा उनके साथ ही ट्यूमर मार्क्स और CO के स्तर बढ़े और वहीं उन्होंने कार्यक्षमता में सुधार भी देखने को मिला।